हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा, आज हमारी सीरीज़ स्मार्ट वन शॉट का पहला लेक्चर जो जाने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम, और आई अश्योर यू कि ये लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 45 से 1 आवर के अंदर आपके ब्रेन के सिनेप्स में जहाँ मेमोरी बनती है वहाँ परमानेंटली सेट हो जाएगा और आपको दोबारा इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। यानी इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में कंसेप्चुअली सेट हो जाएं। और उन पॉइंट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा जहां से बोर्ड 2025 या आगे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पहले पार्ट में हम लोग ब्लड वाला पार्ट खत्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हार्ट वाले पार्ट में हर चीज़ को सीक्वेंस में जोड़ता जाऊंगा और कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ूंगा। आपकी बुक की एक एक लाइन को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है और अगर आप चाहें तो आप अपने साथ साथ अपनी बुक को खोल करके बैठ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के बारे में है, यानी कि ब्लड और लिम्फ के बारे में है, जिसमें से डिटेल्ड स्टडी हमें ब्लड की करनी है। तो ये हमारा आज का पार्ट नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि ये ब्लड जो है ये किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता है, किस चीज़ों के द्वारा ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। थर्ड चीज़ में हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है और उस फ्लो को कराने के लिए जो हमारा सबसे, हमारी पूरी बॉडी का मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन हार्ट उसमें उस प्रोसेस में किस तरीके से टेक पार्ट कर रहा है, और पूरे हार्ट के फंक्शन को भी हम लोग थर्ड पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए हम साथ में बहुत सारा एंजॉय करते हुए एक स्टडी को बहुत इजीली वे और बहुत फन के वे में पढ़ाते हुए चलेंगे, इसलिए हर पेज पे, ऑलमोस्ट हर पेज पे आप लोगों के लिए एक एक मीम भी अटैच किया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स का। बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड के बारे में कौन नहीं जानता। ब्लड का मतलब, हम जैसे ही ब्लड के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली एक इमेज बनती है खून की, यानी कि रेड कलर का एक फ्लूइड। और हम ये पहले से जानते हैं कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो अलग अलग ऑर्गन्स को एक फ्लूइड के माध्यम से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी ब्लड की स्टडी हम लोग आज करेंगे। तो पूरे ब्लड को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है ये हमारे पास टोटल ब्लड का 55% जो पार्ट होता है ये प्लाज्मा होता है, और टोटल ब्लड का 45% जो पार्ट होता है ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट होता है। टोटल ब्लड का 55% जो पार्ट होता है ये प्लाज्मा होता है, और बाकी का 45% जो पार्ट होता है ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फॉर्म में होता है। अब इस 55% में हमारे पास क्या क्या है? इस 55% में हमारे पास वाटर है, इस 55% में हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और इस 55% में हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्ट है। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम लोग बात करें, इसमें हमारे पास एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है और थ्रोम्बोसाइट है। अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें तो प्लाज्मा के 55% में 90 से लेकर के 92% वाटर है, कुछ 1% हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और 8 से 9% हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्ट है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इसी एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग RBC के नाम से आज तक जानते थे, रेड ब्लड सेल्स। इन्हीं ल्यूकोसाइट को हम लोग WBC के नाम से जानते थे, और इसी थ्रोम्बोसाइट को हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम लोग ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स
को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बचता है, हमारे पास प्लाज्मा बचता है। सीरम क्या होता है, अगर हम लोग ब्लड में से माइनस कर दें क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स को, जितने भी फैक्टर ब्लड को क्लॉट होने में मदद करते हैं, अगर हम उन्हें माइनस कर देंगे ब्लड में से तो जो हमारा फ्लूइड बचेगा उसको हम लोग सीरम कहेंगे। और लिम्फ क्या होता है, अगर हम लोग ब्लड में से सब्ट्रैक्ट कर दें आरबीसी को, प्लेटलेट्स को और मैक्रो प्रोटीन्स यानी कि बड़े बड़े प्रोटीन्स को, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, लिम्फ बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55% प्लाज्मा की बात करें तो जिसमें से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास 1% हैं। इनके अंदर पाए जाते हैं आयंस। कौन कौन से आयंस, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। और इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा क्लोरीन आयन होगा, उसके बाद सोडियम आयन होगा, फिर पोटेशियम आयन होगा और सबसे कम हमारे पास मैग्नीशियम आयन होगा। अगर इनऑर्गेनिक में हम लोग सॉल्ट्स का बात करें तो सॉल्ट्स में हमारे पास NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे पास 3 टाइप के हैं। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा है हमारे पास फिब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा है ग्लोब्यूलिन। अगर हम लोग बात करते हैं एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, ये स्मॉलेस्ट है। कहाँ पर बनता है, फॉर्म्ड बाय लिवर में बनता है। नेक्स्ट चीज, किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फिब्रिनोजेन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारे पास लार्जेस्ट प्रोटीन है। ये भी कहाँ पर बनता है, ये भी हमारे लिवर में बनता है, फॉर्म्ड इन लिवर। और ये किस में हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून को जमाने में, मतलब बहने से रोकने में हेल्प करता है। बाहर जैसे कहीं कटवट लग गया तो ज़्यादा खून का लॉस ना हो जाए इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन में हमारे पास 3 टाइप के प्रोटीन्स हैं। सबसे पहला है अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा है बीटा ग्लोब्यूलिन एंड द लास्ट वन इज गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक, अब इन तीनों का मोस्टली काम क्या है, मोस्टली ये क्या करते हैं, मोस्टली ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी कि हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलुलर एलिमेंट्स। सेलुलर एलिमेंट्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि हमारे पास 45% हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। अगर हम इसके नंबर की बात करें, नंबर ऑफ RBC, ये 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड में पाई जाती है। अगर हम इसके साइज एंड शेप की बात करें तो इसका मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स में इसका शेप जो होता है ये बाय कॉन्केव शेप होता है। और नेक्स्ट, ये विदाउट न्यूक्लियस यानी कि इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है एंड एनी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, मतलब ना ही इसके पास न्यूक्लियस है, ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही कोई लाइसोसोम है, ना ही कोई राइबोसोम है, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट अ सेल है ये क्या करता है, बाय कॉन्केव शेप से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, और बिना न्यूक्लियस के इसकी वजह से क्या करेगा, रिड्यूस करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ O2। अब बाय कॉन्केव का मतलब क्या होता है, बाय कॉन्केव का मतलब है एक केव, 2 केव और इन दोनों से बना हुआ एक ऐसा सेल, ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बाय कॉन्केव। ये देखिए बाय कॉन्केव।
आई होप सो आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हेमोग्लोबिन के बारे में। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड का जो रेड कलर है, वो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला पिगमेंट क्या है? हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन को हम लोग HB से डिनोट करते हैं। इस हेमोग्लोबिन को अगर वर्ड को हम लोग तोड़ें तो हेम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि आयरन के साथ जब प्रोटीन मिलता है तो हेमोग्लोबिन बनता है। पूरे हेमोग्लोबिन में हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हेम है। हेम का मतलब Fe2 पॉजिटिव है, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब प्रोटीन की चेन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। इस पूरी प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस। अगर एरिथ्रोपोएसिस की बात करें तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब ये एरिथ्रोपोएसिस कहां पर होती है? योक सैक में होती है। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि अभी की बात करें अगर आप लोगों के अंदर, तो रेड बोन मैरो में होती है। रेड बोन मैरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात की जाए, मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रह सकती है, तो 120 डेज तक इसका लाइफ स्पैन होता है। अब आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 120 दिनों के बाद, आफ्टर 120 डेज इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन। और कहां पर ब्रेक डाउन होगा? स्प्लीन में। स्प्लीन में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, तो इसका सीधा साधा आंसर क्या है? स्प्लीन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स का मतलब WBC। अगर हम लोग नंबर ऑफ WBC का बात करें, नंबर्स की अगर इसके बात करें, नंबर्स ऑफ WBC, तो ये कुछ 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड में पाई जाती है। क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक। अगर हम बात करें ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, तो WBC के नंबर में इंक्रीज आ जाना बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया क्या होता है? WBC का नंबर बढ़ जाना बिकॉज ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर। अच्छे तरीके से लिखते हैं, ब्लड कैंसर। और नेक्स्ट क्या है? डायापिडेसिस क्या होता है? डायापिडेसिस का मतलब होता है अमीबॉइडल, अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ WBC। इसको और डिटेल में समझते हैं, आइए। डायापिडेसिस, देखिए ये एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के बाहर स्किन होगी, ये है स्किन, ये है ब्लड वेसल। जैसे ही कभी चोट लगने के कारण हमारी स्किन में कुछ रप्चर्स हुए, मतलब हमारी स्किन हट गई, तो कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करे और हमें इन्फेक्शन कॉज करे, इसी चीज को बचाने के लिए
यहाँ पर जो WBCs हैं, ये यहाँ से अमीबॉइडल मूवमेंट करते हैं, अमीबा की तरह स्क्वीज आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए WBC कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर आ जाएगा। होप सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसके ऊपर एक मीम जो कि यहाँ पर अटैच किया गया है, ल्यूकोसाइट्स व्हेन देयर इज एन इन्फेक्शन। इस तरीके से ल्यूकोसाइट्स ऐसे करके हमारी ब्लड वेसल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, स्क्वीज आउट होकर के बाहर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स के लाइफ स्पैन की, तो ये कुछ घंटों से लेकर के, यानी कि आवर्स से लेकर के ईयर्स तक हो सकता है। मतलब बहुत सारे WBCs कुछ घंटों में ही खत्म हो जाते हैं और बहुत सारे WBCs कई सालों तक रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप ऑफ WBC की बात की जाए तो पूरे WBCs को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में, ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म विथ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स के साथ में साइटोप्लाज्म होगा। और ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या होगा, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, विदाउट ग्रेन्यूल्स। चलिए, ए ग्रेन्युलोसाइट हमारे पास दो टाइप के हैं और ग्रेन्युलोसाइट हमारे पास तीन टाइप के हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहला है हमारे पास लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सबकी शेप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी हो सके। सेल है, सर्कल में बना लेते सबको। चलिए अब इनके न्यूक्लियस की बात करते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ये राउंड होता है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है ये कुछ किडनी शेप का होता है। इयोसिनोफिल का बात करें अगर, ये न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल का बात करें, एस शेप का होता है, एस शेप्ड। और अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें, इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, मल्टी लोब्ड। चलिए अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स सारे WBCs में सबसे स्मॉलेस्ट WBC है, स्मॉलेस्ट। और 20 to 25% WBCs कौन सी होती है हमारे पास, लिम्फोसाइट्स होती हैं। इनका जो साइज का अगर बात की जाए, अगर इसके साइज की बात की जाए तो 8 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स, इनके साइज की बात की जाए तो ये 18 माइक्रोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। कितने परसेंट है हमारे पास, 6 to 8% हैं। किसमें हेल्प करते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, पूरे WBCs का काम है हमारे बॉडी में आने वाले सारे फॉरेन मटेरियल से हमें प्रोटेक्शन देना। तो फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे WBCs किसी भी फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब निगल जाते हैं। बात करें इयोसिनोफिल्स की, इयोसिनोफिल्स का साइज होता है 10 माइक्रोमीटर और ये कितने होते हैं, 2 से 3% तक होते हैं। अगर बात करते हैं बेसोफिल की, बेसोफिल का साइज होता है 10 माइक्रोमीटर और ये सबसे कम 0.5 से 1% होते हैं। चलिए, और अगर हम लोग बात करें न्यूट्रोफिल्स की, न्यूट्रोफिल्स हमारे पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा, मोस्टली अबंडेंट 60 to 65% पाए जाते हैं।
और अगर इसके साइज का बात करें तो 10 माइक्रोमीटर इसका भी साइज है। अब इओसिनोफिल चाहे बेसोफिल, इओसिनोफिल का फंक्शन अभी हम लोग आगे देखते हैं, बेसोफिल का फंक्शन भी आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स का भी काम क्या है? फैगोसाइटोसिस। और मोनोसाइट का भी क्या काम था? फैगोसाइटोसिस। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, बी लिम्फोसाइट्स को हम लोगों ने और दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होगी प्लाज्मा सेल, एक होगी मेमोरी सेल। और टी लिम्फोसाइट्स को, अब टी लिम्फोसाइट्स की बात आगे करेंगे, पहले समझते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एक एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में काम करती है, जिसमें प्लाज्मा सेल इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ अभी बताते हैं, एक मिनट। इमीडिएट रिस्पॉन्स। और मेमोरी सेल ये इनएक्टिव फॉर्म में फॉर फ्यूचर। अब समझिए, जैसे हमारी बॉडी पे किसी इन्फेक्शन, किसी भी जर्म्स का इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया। ये एंटीबॉडीज कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। कौन से लिम्फोसाइट्स बनाएंगे? बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। ठीक, बी लिम्फोसाइट्स में जो प्लाज्मा सेल बनेगी ये इमीडिएटली मतलब उस समय रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे ही ये प्लाज्मा सेल बनेगी, इसके साथ साथ मेमोरी सेल भी बन जाएगी, ताकि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे ब्लड में हमेशा हमेशा के लिए रहें, और अगली बार अगर सेम जर्म्स का इन्फेक्शन वापस से हमारी बॉडी के ऊपर हो तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही क्या रहे, हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं उस जर्म्स के खिलाफ। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इसका रोल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। हेमोग्लोबिन की साइड यहाँ पे आ गई है, मैं सिटा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स की। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स। सबसे पहला पॉइंट, प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन मैमल्स। सिर्फ मैमल्स में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर इसके नंबर की बात की जाए, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की बात की जाए, तो ये कुछ 1,50,000 से 3,50,000 तक हो सकते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में। ठीक, कैसे बनते हैं ये? प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पर? इन बोन मैरो। आइए कुछ समझते हैं अच्छे तरीके से। एक बहुत बड़ा सेल होता है, एक बहुत बड़ा सेल है, ये सेल अपने कुछ फ्रैगमेंट्स बनाता है। फ्रैगमेंट्स का मतलब खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सेल्स नए बन रहे हैं यही सेल्स क्या हैं? यही सेल्स हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। होप सो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब प्लेटलेट्स के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, इसका फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। अगर इसकी लाइफ की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, अगर लाइफ स्पैन की बात करें अगर, तो लाइफ स्पैन इसकी 1 वीक होती है। ओनली 1 हफ्ते तक ये जिंदा रहते हैं, बाकी नए नए बनते रहते हैं। अब अगर तीनों में कंपेयर करें, आरबीसी में, प्लेटलेट में, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी में, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आरबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट्स है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी कितना था?
आरबीसी था 5 मिलियन पर mm³। प्लेटलेट्स कितना है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³। और WBC क्या है 7,000 ऑलमोस्ट पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर WBC में ही बात करें हम लोग सीक्वेंस में, तो सबसे ज़्यादा है न्यूट्रोफिल्स, उससे कम है लिम्फोसाइट्स, उससे कम है मोनोसाइट, उससे कम है इओसिनोफिल्स, और सबसे कम है बेसोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लड के कोएगुलेशन की बात करते हैं। प्लेटलेट्स spends hours to clot my injury. 8-year-old me scratches the clot because it's itchy. Then platelets be like. आगे आप खुद इस इमेज को सुन करके फील कर सकते हैं। आइए ब्लड के कोएगुलेशन की बात करें। ब्लड के कोएगुलेशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक ब्लड वेसल बनाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल और इंजर्ड टिश्यू, यहां पर हमें चोट लग गई, ठीक। जो टिश्यूज इंजर होंगे, इंजर्ड टिश्यू, ये क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम। और यहां पर क्या हुआ, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के डिपोजिशन ने इन्होंने क्या रिलीज किया, इन्होंने भी रिलीज किया क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलिए अब थ्रोम्बोप्लास्टिन्स कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में आते हैं और ये एक्टिव कर देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जस्ट अ सेक, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर और थ्रोम्बोकाइनेज, दोनों एंजाइम्स हैं ये, ठीक है। अब क्या होगा ये समझते हैं। हमारे पूरे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिवेटेड स्टेज में था, इनएक्टिव था, इनएक्टिव। एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, यानी कि थ्रोम्बोकाइनेज ना, थ्रोम्बोकाइनेज आया और प्रोथ्रोम्बिन को हेल्प किया थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाने के लिए। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब क्या होगा, नेक्स्ट देखिएगा। अब एक और पार्ट था हमारे ब्लड का जिसका नाम था फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करना है फिब्रिन में, तो यही थ्रोम्बिन आकर के हेल्प करेगा। फिब्रिनोजेन किस फॉर्म में होता है, ये सॉल्यूबल फॉर्म में है ना, ये सॉल्यूबल हो चुका है। अब हम इसे इनसॉल्यूबल बना देंगे, ठीक है। और यही फिब्रिन क्या करेगा, आप देखिएगा क्या करेगा। ये हमारी ब्लड वेसल थी, ये फिब्रिन जैसे यहां से रप्चर हो चुकी है, ठीक है। ये फिब्रिन थ्रेड के फॉर्म में है, थ्रेड्स के फॉर्म में, ये थ्रेड आकर के ऐसे ऐसे जाली बनाएगा। ये ऐसे इसने जाली बनाई, ओके। अब ये बन चुका है सॉफ्ट क्लॉट, जाली बनाई और इसके अंदर आकर के ब्लड के एलिमेंट्स आकर के ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। ब्लड के एलिमेंट्स आकर के डिपॉजिट हो चुके हैं। ये सॉफ्ट क्लॉट है, ये एयर के कांटेक्ट में रहते रहते क्या बन जाएगा, हार्ड क्लॉट बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारा ब्लड जो खून बह रहा था वो रुक जाएगा। एक बार वापस से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। जैसे ही हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड हुई, इंजर्ड टिश्यू ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया।
थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ और प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होगा वहाँ पे। डिपॉजिटेड प्लेटलेट्स भी रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के कॉन्टैक्ट में आते ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, यानी कि सॉल्यूबल पार्ट को इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिन हमारे किस फॉर्म में होता है, फिब्रिन हमारे थ्रेड्स के फॉर्म में होता है, और ये जा करके इंजर्ड टिश्यू पे जा करके थ्रेड के फॉर्म में पूरा एक जाल बना देगा, और इसी जाल में आकर के फॉर्म्ड एलिमेंट्स आकर के अटक जाएंगे और सॉफ्ट क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये सॉफ्ट क्लॉट एयर के कॉन्टैक्ट में रहते रहते क्या हो जाएगा, हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, आइए ब्लड ग्रुप्स का बात करें अगर हम लोग, ठीक है। आइए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहली है एबीओ ग्रुपिंग। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens chemical that can introduce immune response on the RBCs namely A and B। पूरे ब्लड ग्रुप को हम लोग दो सरफेस एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस से डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, और नाम क्या देंगे, आरबीसीज ए और बी। ए और बी है ए एंटीजन और बी एंटीजन, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, आरबीसी के ए सरफेस पे पाए जाते हैं। और प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अब देखिए पूरे ब्लड में, पूरे रेड ब्लड सेल में हमारे पास क्या है, एंटीजन है और एंटीबॉडी है। रेड ब्लड सेल पे एंटीजन है और पूरे ब्लड में हमारे पास एंटीबॉडी है। तो अगर हम ए एंटीजन वाला ब्लड किसी बी एंटीबॉडी वाले में डाल दें तो क्या वो बी एंटीबॉडीज के लिए ए एंटीजन एक फॉरेन मटेरियल है? यस है। तो ये क्या करेगा, उन सारी सेल्स को मार देगा और सीवियर अनीमिया हमें हो जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी ब्लड को डोनेट करने से पहले क्या करना चाहिए, ब्लड को डोनेट करने से पहले कंपैटिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच कर देना चाहिए। आइए इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। अगर पहले मैं ना कुछ आरबीसीज बना लेता हूं, जस्ट अ सेक। यस, अब देखिए ये क्या है, आरबीसी। इस पे अगर मेरे पास ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर यहां पे मेरे पास बी एंटीजन है तो बी एंटीजन और बी मेरा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। अगर ए बी है और अगर बी बी है तो ए एंड बी दोनों एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब अगर किसी के पास ए एंटीजन है तो उसको ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, उसको ब्लड सिर्फ ए ग्रुप वाला कर सकता है। अगर किसी के पास बी एंटीजन है तो उसको सिर्फ बी वाला डोनेट कर सकता है, और ए को ओ वाला भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ओ के पास क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है उसके पास, ठीक है। लेकिन ए और बी की अगर बात करें तो ए बी वाले को ओ भी डोनेट कर सकता है, ए वाला भी डोनेट कर सकता है और बी वाला भी डोनेट कर सकता है। और जिसके पास ओ है, ओ को सिर्फ ओ वाला ही डोनेट कर सकता है, ठीक। इस चीज़ों को लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। क्या ब्लड ग्रुप हो और डोनर का ग्रुप क्या होना चाहिए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, तो ए वाले को कौन डोनेट कर सकता है, ए वाले को ए और ओ डोनेट कर सकते हैं, बी वाले को बी और ओ डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को ए वाला भी कर सकता है, बी वाला भी कर सकता है, ओ वाला भी कर सकता है, ए बी भी कर सकता है, और ओ वाले को सिर्फ ओ वाला डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये जो मेरा ओ ब्लड ग्रुप वाला ह्यूमन है ये क्या है, ये है यूनिवर्सल डोनर, ये सबको खून दान कर सकता है। और ए बी क्या है, ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब ये सबसे खून ले सकता है। क्लियर होगी बात। चलिए अब एक और टाइप की ग्रुपिंग है जिस ग्रुपिंग को हम लोग आरएच ग्रुपिंग कहते हैं। आरएच ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, आरएच एंटीजन इज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीजस मंकी। ये रीजस मंकी क्या होता है,
जो नॉर्मल बंदर हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, इन्हीं को हम लोग रीजस मंकी कहते हैं। ये आरबीसी के सरफेस में सबसे पहली बार पाया गया था रीजस मंकी में, और नियरली 80% लोगों का ये ग्रुप पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर इफ आर एच एंटीजन अगर प्रेजेंट है आरबीसी पे, तो आर एच हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 80% जनता क्या है हमारे पास, आर एच पॉजिटिव है। और इफ आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो हम आर एच नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि 20% है। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का, ब्लड आर एच इनकम्पैटिबिलिटी या मिसमैचिंग का एक बहुत सीवियर केस है, जिसपे हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये इस प्रोसेस को, इस केस को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, जब एक प्रेग्नेंट मदर होगी, और ये हमारी मदर क्या है, ये हमारी मदर आर एच नेगेटिव है, और इसका जो फीटस है, इसका फीटस आर एच पॉजिटिव है, तब क्या होगा, इनका जो फर्स्ट बेबी होगा, ये बेबी तो नॉर्मल हो जाएगा, बट जो अदर बेबीज होंगे, अदर बेबी शो अनीमिया, जॉइंडिस। ऐसा क्यों हुआ, अब ये हम लोग समझते हैं। देखिएगा, बस ध्यान से सुनिए बात को। अगर हमारी मदर आर एच नेगेटिव है और फीटस आर एच पॉजिटिव है, तो जब मदर बेबी को डिलीवर करती है, तो बेबी के ब्लड का कुछ पार्ट मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मदर के ब्लड के अंदर आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया, और अगली बार अगर कोई बेबी आया, ठीक है, अगर अगली बार कोई बेबी, अगर मदर वापस से प्रेगनेंसी को रिसीव करेगी, कंसीव करेगी, तो अगली बार का जो बेबी होगा, उसके ब्लड के साथ जैसे ही मदर का ब्लड मिक्स होगा, मदर के ब्लड में आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, और वो एंटीबॉडीज जाकर के फीटस के ब्लड के साथ मिक्स होकर के फीटस के ब्लड को ही खत्म करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसकी ही सेल्स को मारने लग जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। समझ में आ गया होगा होप सो आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, अब आगे की चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं। मैं भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि समय के साथ साथ चीज़ों को और बेटर करते जाया जाए। ठीक है, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।